D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जिसको देखते हुए राजनीतिक दलों की तरफ से मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, यानी कि मतदाता उन्हें वोट दें, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दल स्कूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, बिजली और पानी के बिल में कटौती और नगद कैश देने की भी पेशकश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ऐसे प्रलोभनों को रोकने में असमर्थ क्यों रहा है, यह समझ से परे है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग से इस पर जवाब भी मांग लिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि आखिर राजनीतिक दल मतदाताओं को जो लंबे चौड़े वादे करते हैं वह उन्हें पूरा कैसे करेंगे और इसके लिए उनके पास संसाधन कहां से आएंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा। कुछ भी मुफ्त नहीं आता है। ये आपको मुफ्तखोरी की लत लगाकर आपके बच्चों के भविष्य को चुरा रहे हैं। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अभी भी कुछ खामियां हैं, जिसका फायदा उठाने में राजनीतिक दल और राजनेता सफल होते रहे हैं। भारत के संविधान में निर्माताओं ने हमारे कानून व्यवस्था को उदारवादी रूप दिया था ताकि गरीबों और वंचितों का उत्पीड़न ना हो, परंतु इसका दुरुपयोग किया जाता रहा और न्याय लंबा खिंचने लगा। हमारी व्यवस्था की एक बड़ी खामी यह भी है कि आज भी बड़ी संख्या में गंभीर आरोपों में आरोपित नेता हैं वह संसद में और विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। इसमें चुनाव में दिए जाने वाला प्रलोभन उनकी राह आसान करता है। दरअसल जरूरत मतदाताओं को जागरूक करने की है, ताकि ये जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, नेता हैं, वह राजनीति से दूर रह सकें। चुनाव सुधार की दिशा में काम जरूर हुआ है, पर अभी भी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, ताकि एक स्वस्थ व्यवस्था बन सके और अपराधी तत्व संसद और विधानसभा में ना पहुंच सके। इसके लिए राजनीतिक दलों को खुद भी पहल करनी होगी। एक स्वस्थ लोकतंत्र में कानून सबके लिए समान होना चाहिए। प्रलोभन और दबाव के दम पर चुनाव जीतने वाले नेता बाद में गलत कार्यों के जरिए इसकी भरपाई भी करते हैं और गैर कानूनी तरीके से धन भी इकट्ठा करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नेताओं के पास असीम संपत्ति हो चली है। अघोषित जागीरें इन नेताओं के पास हैं। आर्थिक लालच के साथ ही राजनीतिक दल सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर लोगों को बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि शक्तिशाली राजनेताओं के साथ साथ बाहुबलियों को भी कानून की पकड़ से बचाने के लिए देश की न्याय व्यवस्था का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। यह वाकई एक दुखद है कि जो धन देश की चौमुखी विकास पर खर्च होना चाहिए वह मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रलोभन के रूप में खर्च किया जा रहा है। राजनीतिक दलों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर वह जो मुफ्त स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन से लेकर मुफ्त बिजली देने का या अन्य फ्री सुविधाएं देने का वादा कर रहे हैं, वह उसके लिए धन कहां से आएगा। चुनाव प्रक्रिया में उचित बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, जिससे गंभीर अपराधों में लिप्त अपराधी चुनाव में जीतकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ना पहुंच सकें। इसके लिए संसद को जरूरी हो तो कानून पारित करना चाहिए, ताकि हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत हो सके। इसी को लेकर हमने कुछ कानूनी माहिरों से भी बात की। उन्होंने ये कहा कि कानून व्यवस्था ऐसी है कि संसद में जो कानून पारित होते हैं पूरे देश में वही लागू होते हैं, लेकिन आज भी देश में ऐसे कई कानून चल रहे हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं, यानी कि वर्ष 1947 के ऐसे कानून हैं। वैसे भी जो कानून बाद में भी देश में बनाए गए, तब इसकी समाज की जरूरत कुछ और थी। समय के साथ साथ बदलाव हुआ है और आज इन चीजों को बदलने की जरूरत है। लेकिन क्या ये राजनेताओं को ये तमाम चीजें इनको बल देती हैं और इन्हें सूट करती हैं, इसलिए इनमें बदलाव नहीं हो रहा है और जनता को हर बार प्रलोभन देकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश
की जाती है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वह एक बार फिर पंजाब के दौरे पर हैं और इस बार उन्होंने फिर 10 गारंटियां दी हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि दूसरे दलों के पास गंदी राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास पंजाब के विकास का एजेंडा है। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसी है जो गंदी राजनीति नहीं करती, जबकि एक तरफ वो पार्टियां हैं जो गंदी राजनीति, गाली गलौज भी कर रहे हैं। हम साफ सुथरा काम करने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी के पास पंजाब के विकास का एजेंडा भी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास लोगों की मांग आ रही थी कि सभी जगह गारंटी दी जा रही है, लेकिन शहरों को लेकर पार्टी ने अभी तक अपना एजेंडा नहीं बताया है। उन्होंने इसीलिए कहा आम आदमी पार्टी शहरियों को भी 10 गारंटियां दे रही है। इस टाइम पंजाब में 2 किस्म की राजनीति चल रही है। एक वो पार्टियां हैं जो केवल और केवल गंदी राजनीति कर रही हैं, भ्रष्टाचार कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, और दूसरी आम आदमी पार्टी है जो लोगों के सामने पंजाब के विकास का और भविष्य का एजेंडा लेके आई है और पूरी प्लानिंग कर रही है। हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें गाली गलौज करनी नहीं आती, हमें गंदी राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता है। हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है। तो अभी तक मैं इतनी बार पंजाब आया, भगवंत मान जी के साथ मैंने लंबी लंबी मीटिंग्स करी। हम दोनों कई लोगों से मिले, व्यापारियों से मिले, हम दोनों मिलके किसानों से मिले। हमने अलग अलग तबके को अलग अलग गारंटियां दी हैं कि आने वाले पंजाब के अंदर उस तबके को कैसे विकास किया जाएगा। पंजाब में 26 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बादल परिवार ने राज किया, तो उन्होंने तो जो करना था कर लिया। अब 26 साल जब कांग्रेस ने राज कर लिया तो उनको और 5 साल देने से तो कोई फायदा नहीं। उन्होंने कुछ अब नया तो करना नहीं है, जो करना था कर लिया। 19 साल जब बादल परिवार ने राज कर लिया तो उनको और कुछ देने से तो कोई फायदा नहीं, 5 साल और खराब होंगे। आम आदमी पार्टी इतना शानदार एजेंडा लेके आई है जो कि जनता को पसंद आ रहा है। एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, अच्छी पार्टी है। तो 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी एक मौका मांग रही है। हमें शहर के कई लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी आपने सभी को गारंटी दी, शहर के बारे में आप कुछ नहीं बोले। पहली गारंटी में उन्होंने कहा कि गंदगी से सने शहरों को सुंदर साफ सुथरा बनाया जाएगा। इसमें सीवरेज, गार्बेज आदि सब कुछ शामिल होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर शहर चकाचक मिलेंगे, कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले साफ सफाई। पंजाब में शहरों की सफाई की हालत बहुत खराब है, चारों तरफ गंदगी है। पंजाब के शहरों को साफ सुथरा, शानदार, अच्छा, सुंदर बनाएंगे। जब मैं सफाई की बात करता हूं तो उसमें सीवर भी आता है, उसमें गार्बेज डिस्पोजल भी आता है और उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है। इन सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। दूसरी गारंटी पर उन्होंने कहा कि घर द्वार पर सरकारी सेवाएं दी जाएंगी। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के लोगों को सरकारी दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। दिल्ली में सरकारी दफ्तर बंद कर रहे हैं, सारी सुविधाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। लोग ऑनलाइन अप्लाई करने पर अफसर जवाबदेह हो जाते हैं। उन्होंने राशन कार्ड का उदाहरण भी दिया और कहा कि अधिकारी घर पर स्कैनर लेकर जाते हैं और राशन कार्ड बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी यही चल रहा है। दूसरा है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ये दिल्ली में हमने किया। आप जब सरकारी दफ्तर में जाते हो कोई काम कराने के लिए, तो आप फॉर्म भरते हो, लाइन में लगते हो, आपका नंबर आता है, तो वो बाबू बैठा हुआ 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है। आप फिर घर आते हो, ऑब्जेक्शन दूर करते हो, फिर लाइन में लगते हो, छुट्टी लेके जाते हो, दूसरी छुट्टी लेते हो, फिर वो 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है। फिर हार के आदमी दलाल को पकड़ता है, कहता है यार पैसे ले, मेरा काम करा। दिल्ली में हमने सरकारी दफ्तर बंद करते जा रहे हैं। अब आपको सरकारी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने एक नंबर जारी किया है 1076।
आप लोग दिल्ली जाओ तो दिल्ली में फ़ोन करके देख लेना इस नंबर पे। उस पर अगर आप फ़ोन करो तो आपसे पूछते हैं कि जी आपको सरकार में क्या काम कराना है, तो आप कहते हो मेरे को राशन कार्ड बनवाना है। तो वहाँ से कहा जाता है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए ये कागज़ तैयार कर लो। फिर वो पूछता है जी कब तक तैयार हो जाएंगे आपके कागज़, हम आपके घर कब आएँ। मतलब कि दिल्ली सरकार का अफसर पूछ रहा है कि आपके घर आपका राशन कार्ड बनाने कब आएँ। मान लो आप कहते हो कि जी मैं तो दफ्तर जाता हूँ, लेट आता हूँ, रात को 11 बजे आना मेरे घर, तो रात को 11 बजे दिल्ली सरकार का एक ऑफिसर आपके घर आपका राशन कार्ड बनवाने आता है। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी दफ्तर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वो एक स्कैनर लेके आता है, जितने आपके कागज है वो स्कैनिंग करके वो कागज ले जाता है और आपका राशन कार्ड हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाता है। कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। साफ सुथरा सिस्टम है। और अब हमने जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके तो सारे दफ्तरों के ऊपर ताला लगा दिया, अब जनता को आने की जरूरत नहीं है। वही जैसे दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू करेंगे। तीसरी गारंटी के बारे में उन्होंने ये कहा कि शहरों को बिजली की तारों के जंजाल से मुक्त करवाया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर सभी प्रकार की बिजली केबल आदि तारें अंडरग्राउंड की जाएंगी। दिल्ली में हर जगह तारों का जंजाल नजर आता था, लेकिन अब कोई तार बाहर दिखाई नहीं देती है। तीसरी चीज, कई शहरों के अंदर कई कॉलोनियां ऐसी हैं, इलाके ऐसे हैं, मार्केट ऐसी हैं जहां तारें लटकी पड़ी हैं, बड़े उनके जंजाल बने पड़े हैं तारों के। वो सेफ्टी के लिए भी एक खतरा है और खूबसूरती के लिए भी, मतलब गंदे लगते हैं वो। तो दिल्ली में पिछले बजट में हमने ये खत्म करने का बजट अलग से रखा है। दिल्ली में भी चांदनी चौक है और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां तारें हैं, उनको सबको अंडरग्राउंड कर रहे हैं। तो पंजाब में भी ऐसे तारों को सबको अंडरग्राउंड करेंगे। चौथी गारंटी में उन्होंने सेहत सेवाओं की बात की और कहा सरकारी अस्पतालों का म्यार ऊंचा करेंगे। इनमें निजी अस्पतालों की तर्ज पर सेहत सेवाएं मिलेंगी। लोगों को दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक खोल कर देंगे और इनमें महंगे से महंगा इलाज भी मुफ्त किया जाएगा। चौथा है, पंजाब के शहरों में जितने हॉस्पिटल हैं सरकारी, उन हॉस्पिटल्स को अच्छा करेंगे और दिल्ली की तर्ज पे हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। जैसे दिल्ली में अस्पताल अच्छे किए, ऐसे पंजाब के अंदर सरकारी अस्पताल इतने अच्छे करेंगे कि अगर आप कोई बीमार होता है तो आपको फिर मैक्स, फोर्टिस, अपोलो जाने की जरूरत नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में जाना, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा। पांचवी गारंटी को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाएगा। ऐसे स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे कि लोग प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस देने की बजाय सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं। पंजाब सरकारी स्कूलों और शिक्षा की हालत इस समय बहुत दयनीय है। पांचवा, जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे, ऐसे शहरों में जितने सरकारी स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल इतने अच्छे करेंगे कि जैसे दिल्ली में अब मिडिल क्लास के लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेज रहे हैं, आपको भी अब महंगी फीस देके प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। पंजाब में भी आप लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज सकेंगे। छठी गारंटी के बारे में उन्होंने ये कहा कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अभी पंजाब में बहुत कट लगते हैं। उनकी सरकार आने पर 24 घंटे बिजली मिलेगी और जनता को मुफ्त बिजली की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। छठा, 24 घंटे बिजली करेंगे। पावर कट लगते हैं पंजाब के अंदर, पहले दिल्ली में भी लगते थे पावर कट। दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। सातवीं गारंटी के बारे में उन्होंने ये कहा कि पानी 24 घंटे मिलेगा और लोगों को साफ पानी मुहैया करवाया जाएगा। सत्ता में आते ही सभी लोगों को निःशुल्क पानी के साथ साथ 24 घंटे साफ पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। सातवां, 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे। पानी, पीने के पानी की पंजाब के कई शहरों में समस्या है, तो पीने के पानी का 24 घंटे इंतजाम करेंगे। आठवीं गारंटी में उन्होंने कहा कि इस बार अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो कोई नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा
कि लोगों को यह शंका है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आती है तो मुफ्त सुविधाएं देने के चक्कर में जनता पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, उन लोगों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा जो पहले से ही ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। उन्हें कहा, साफ कर दिया कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो कोई नया टैक्स अगले 5 साल तक नहीं लगाया जाएगा और ना ही कोई भी टैक्स बढ़ाएंगे। उन्होंने व्यापारियों को कहा कि टैक्स के मामले में आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। 8वां मेरे पास कई व्यापारी आए, उन्होंने कहा जी ये रोज आप पंजाब आते हो, कभी कहते हो बिजली फ्री करेंगे, कभी कहते हो 1000 रुपए देंगे, कभी कहते हो हम ये करेंगे। बोले हमको तो ये लग रहा है आपकी सरकार बन गई तो टैक्स खूब बढ़ेंगे। हमने 7 साल में दिल्ली में एक नए पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया। तो मैं और भगवंत मान जी यहाँ बैठे हैं, हम दोनों आपको आश्वासन देते हैं दिल्ली के सभी व्यापारियों को कि अगले 5 साल पंजाब के अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और कोई टैक्स नहीं बढ़ाने वाले। व्यापारी इसके बारे में निश्चिंत रहें। नौवीं गारंटी के लिए उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की और कहा कि पंजाब में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंतनीय है। दिल्ली में अपराध पर काबू पाने के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये लंदन, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा हैं। दिल्ली में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, पंजाब में भी चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि खुद को लोग सुरक्षित महसूस करें। 9वां, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाएं इस टाइम काफी ज्यादा चिंतित हैं। बलात्कार की और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। दिल्ली के अंदर हमने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क लगाया है और इतने हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए 5 साल में कि आज पूरी दुनिया में दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क सबसे ज्यादा है। न्यूयॉर्क से भी ज्यादा है, वॉशिंगटन से भी, लंदन से भी सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क आज दिल्ली के अंदर है पूरी दुनिया में। पंजाब में भी जगह जगह चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि क्राइम की सिचुएशन इंप्रूव हो, अपराध कम हो, महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो। 10वीं गारंटी के बारे में उन्होंने कहा कि बाजारों को टूटी सड़कों से मुक्ति दिलाई जाएगी। बाजारों की सड़कों की हालत बहुत खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। यदि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आती है तो बाजारों में सड़कों की हालत को सुधारा जाएगा और साथ ही बाजारों में टॉयलेट का भी प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि बाजारों में टॉयलेट ना होने के कारण लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि शहरों में सुविधाएं देने के साथ साथ जो 10 गारंटियां उन्होंने दी हैं, यदि फिर भी आपको लगता है कि कुछ बच गया है तो यदि आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो लोग जो कहेंगे उसी तरह सुधार किया जाएगा ताकि लोग आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में फर्क महसूस कर सकें। और 10वां आखिरी पॉइंट कि जो मार्केट्स हैं पंजाब के शहरों में, उन मार्केट्स के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इन सभी मार्केट्स को डेवलप किया जाएगा और ये सभी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो शहर के लोग हैं वो इन सब बातों से सहमत होंगे और मैं समझता हूँ अगर कोई पॉइंट रह गया तो और जब हम शहर के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो और पॉइंट्स भी आ जाएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुफ्त जो आप सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने ये कहा कि जो पैसा फिलहाल माफिया राज अपने घरों को ले जा रहा है उस पैसे को जनता को सुविधाएं देने पर खर्च किया जाएगा। पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा, लोगों के काम आएगा, क्योंकि पहले पैसा टैक्स का पैसा, जो पैसा खजाने में आना चाहिए वह चोरी होता है और स्विस बैंक में जमा हो जाता है। उन्होंने दिल्ली के उदाहरण दिए, कहा कि दिल्ली में उन्होंने चोरी के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, अब वही पैसे दिल्ली में सभी के परिवारों के काम आ रहे हैं। दिल्ली का उदाहरण भी दिया, कहा कि वहां पर पुल बनाने थे जिन्हें सरकार ने खुद बनवाया और 300 करोड़ बचाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये फ्री का कुछ भी फ्री नहीं है, आपका पैसा है, आप टैक्स देते हो, इसके बदले में आप ही को सुविधाएं दे रहे हैं। अभी तक क्या था, आपका टैक्स का पैसा था, सरकार में आता था,
वो सारा चोरी होकर स्विस बैंक पहुंच जाता था। अब वो स्विस बैंक के रास्ते बंद कर दिए मैंने। अब वो पैसा आप ही की जेब में आ रहा है। उसमें से कुछ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो जाता है और कुछ पैसा जो फ्री की पॉलिटिक्स बोल रहे हैं, आपकी थोड़ी सी मदद, आपकी आपके परिवार की, उनको रहने तो माइक उनके पास, आपके परिवार की मदद करने में थोड़ा सा काम आ जाता है। दिल्ली में हमारी नई नई सरकार बनी, थोड़े दिन के बाद एक फ्लाईओवर तैयार हुआ, वजीरपुर फ्लाईओवर। आप जाओगे तो आप देख लेना, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके सामने एक फ्लाईओवर है। वो 325 करोड़ का बनना था और हमने उसकी इंजीनियरिंग वगैरह चेंज करके और वो सब करके और भ्रष्टाचार ख़त्म करके समय से पहले उसको 200 करोड़ का पूरा कर दिया। 125 करोड़ बच गए। इसी तरह से 2-3 और फ्लाईओवर बनने थे, उनमें सब में मिला के मेरे को 300 करोड़ की बचत हो गई। फिर मैं कैबिनेट में बैठा था, हमारी कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, हमने चर्चा करी भी ये 300 करोड़ का क्या करें। तो मैंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा एक चीज़ बता कि अगर दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दें, कि घर में कोई बीमार हो, कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी महंगी बीमारी हो, कोई भी ऑपरेशन हो, छोटी बीमारी बुखार हो, चाहे क्रोसिन की जरूरत पड़े, चाहे कैंसर हो जाए, चाहे ट्रांसप्लांटेशन करना पड़े, अगर सारा इलाज मुफ्त कर दें तो कितना खर्चा आएगा। उसने हिसाब लगा लोगों के बताया जी 400-500 करोड़ का खर्चा आएगा। मैंने कहा ये 300 करोड़ से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सबसे पहले सुरक्षा चक्र देते हैं लोगों को। आज घर में कोई बीमार हो जाए तो आप बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हो और उसमें पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, आदमी की जमा पूंजी सारी खर्च हो जाती है। तो बताओ जी क्या गलत करा। केजरीवाल ने यह कहा कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पिछले सालों की बात करें तो पंजाब में 2 पार्टियों का ही राज रहा है, श्रोमणी अकाली दल बादल और कांग्रेस का राज रहा। आखिरकार कोई बताएगा कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कैसे हो गया, यह पैसा गया कहां। ना कोई स्कूल, ना कॉलेज, ना अस्पताल, यहां तक कि सड़कें भी नहीं बनाई गई। सड़कें प्राइवेट बनाई जा रही हैं। तो कोई बताएगा कि सुखबीर बादल के पास कितना पैसा है। माफिया राज की वजह से खजाने को घाटा पड़ रहा है। यदि यही पैसा सरकार के खजाने में आएगा तो कर्ज भी खत्म होगा और लोगों को मुफ्त में सुविधाएं भी मिलेंगी। पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। 3 लाख करोड़ का कर्जा, पैसा गया कहां। पिछले 10 सालों में आपने पंजाब में कोई भी स्कूल बनता देखा है? कोई स्कूल बना, कोई अस्पताल बना, कोई कॉलेज बना, कोई सड़क बनी? सड़क सारी प्राइवेट बन रही हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये 3 लाख करोड़ रुपए गया कहां। अभी भाई साहब ने कहा जी सुखबीर बादल साहब यही बता दें कि उनकी टोटल दौलत कितनी है, कैलकुलेट करके बता दें। हमारा ध्यान उस पे होना चाहिए। ये हमारा ध्यान बटाया जा रहा है कि ये सारा लॉस जो है ये फ्री से हो गया। फ्री से लॉस नहीं हुआ भाई साहब, ये लॉस हुआ रेता चोरी से, ये लॉस हुआ एक्साइज चोरी से, ये लॉस हुआ माफिया राज से। ये जितने माफिया बड़े बड़े डाकू, क्या डाकुओं के बाप भी बैठे हैं, ये लॉस उसकी वजह से हुआ। इसको रोक दोगे ना भाई साहब। पैसे की, मैं तो बहुत छोटा हूं आपके नजर, आपके उम्र में भी छोटा हूं, एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं, लेकिन मेरा 7 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस ये कहता है सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत की कमी है। आप अच्छी नीयत वाली सरकार ले आओ, सड़क भी मिलेगी, बिजली भी मिलेगी, पानी भी मिलेगी, स्कूल भी मिलेंगे, अस्पताल भी मिलेंगे और सब कुछ फ्री भी कर लोगे आप। भाई अगर जनता का पैसा जनता में जाए तो क्या दिक्कत है। 1000-1000 रुपए अगर महिलाओं को मिल जाए, मैं ऐसी कई बच्चियों को जानता हूं जी, हम अब अपने इसमें बैठे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि पंजाब 1966 में अलग राज्य बना, तब से लेकर कांग्रेस और अकाली दल ने राज किया। इन्होंने लोगों का भला नहीं किया बल्कि सरकार के खजाने को लूटा और अपने घर भर लिए। उन्होंने लोगों से कहा कि आपका वोट बहुत कीमती है, आम आदमी पार्टी को ठोक बजाकर देख लें, दिल्ली में व्यापारियों से बात करें और उनसे पूछें कि क्या वहां पर लाल फीताशाही है या नहीं, उन्हें पैसों को लेकर तंग किया जाता है या नहीं, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं। दिल्ली के लोग केजरीवाल की सरकार से
खुश हैं या नहीं। यदि आपको सारे जवाब पॉजिटिव मिले तो तब आप आम आदमी पार्टी को वोट जरूर कीजिएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आप इन दोनों पार्टियों का शासन देख चुके हैं, इसलिए कम से कम आम आदमी पार्टी को 5 साल जरूर दे दीजिए तो आपको फर्क महसूस होने लगेगा। तब आप खुद कहेंगे कि हम ऐसे ही दूसरी पार्टियों को चुनते रहे, हमें पहले ही आम आदमी पार्टी का चुनाव कर लेना चाहिए था। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप पहले हमें वोट देने के पहले ठोक बजा के देख लो ये बंदे सही है कि नहीं है। वोट बड़ा कीमती है। पहले दिल्ली के किसी व्यापारी से फोन करके पूछ लेना केजरीवाल पैसे लेता है क्या, किसी मंत्री को पैसे दिए क्या, किसी एमएलए को पैसे दिए क्या। अगर वो कहे पैसे दिए, केजरीवाल को दिए या मंत्री को दिए, मेरे को वोट मत देना। किसी भी दिल्ली में किसी को फोन करके पूछ लेना, रैंडम अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को फोन कर रहे, भाई क्या आप केजरीवाल सरकार से खुश हो, दिल्ली में फोन करके अगर वो मना कर दे, मेरे को वोट मत देना। इससे बड़ी तो बात नहीं हो सकती। और मैं चैलेंज करता हूं, कोई कांग्रेसी आके यहां कह दे कि भाई हमारी सरकार राजस्थान में, और फोन करके पूछ लेना, या कोई बीजेपी वाला आके कह दे हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, फोन करके पूछ लेना। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर फोन करके पूछ लेना, अगर वो कह दे केजरीवाल की सरकार बिल्कुल बेकार है, मेरे को वोट मत देना। बड़ी बात है कि नहीं है। 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था, तब से लेके आज तक 26 साल दे दिया आपने कांग्रेस को, 26 साल राज किया कांग्रेस ने। 19 साल दिया आपने बादल परिवार को, 19 साल राज किया बादल परिवार ने। अब इन्होंने जितना करना था उतना तो कर लिया, अब यह कुछ नया इनके पास है नहीं करने को। वही मिलने वाला है। 26 में 5 साल और ऐड हो जाएंगे अगर आपने दिए तो, 19 में 5 साल और ऐड हो जाएंगे। हम नए नए आए हैं, हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास प्लान है, हमारे पास एक नीयत है। ट्राई करके देख लो, आप तो सारे बिजनेसमैन हो, ट्राई करने में क्या हार्ज है। पल्ले से तो कुछ जा नहीं रहा। ये तो इन्होंने और कुछ नहीं करना, ये मेरे से लिखवा लो। ये 26 + 5 31 साल होगा, 19 + 5 24 साल होगा। हमारे को 5 साल एक मौका दे के देख लो। अगर हम काम ना करें, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपके पास। आपको याद होगा कि पेगासस ने देश को हिलाकर रख दिया था। जुलाई 2021 संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे थे, तब एक खबर आई और भारत की राजनीति के गलियारे में हलचल पैदा कर दी। बवाल ऐसा मचा कि संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस खबर ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो खबर पेगासस के बारे में थी। पेगासस यानी जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर अब एक बार फिर से पेगासस का जिन बोतल से बाहर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का खुलासा किया है कि भारत सरकार ने रक्षा सौदे के तौर पर इजरायली कंपनी से पेगासस खरीदा था। इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। राहुल गांधी ने तो यहां पर तक कह दिया कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने करीब 1 साल तक अपनी जांच पड़ताल की, फिर 28 जनवरी को एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में कई जरूरी बातों के साथ यह बताया गया कि भारत सरकार ने 2017 में इजराइल से $2 बिलियन की एक डिफेंस डील की थी और इसी सौदे में जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर पेगासस भी खरीदा गया। यह डील तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर थे। और रिपोर्ट में जो लिखा गया है उस बताएं आपको, जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दशकों तक भारत ने फिलिस्तीन के प्रति प्रतिबद्धता की नीति को बनाए रखा और इजराइल के साथ सामान्य या कहें तो संबंध ठंडे थे। लेकिन मोदी की यात्रा में एक अलग दोस्ताना अंदाज दिखा। मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की समंदर किनारे नंगे पांव चलने की तस्वीरें भी सामने आई थी। इस गर्मजोशी के कारण भी थे दोनों देशों के बीच लगभग $2 बिलियन के सोफिस्टिकेटेड हथियारों और खुफिया गियर के सौदे पर सहमति बनी थी, जिसमें पेगासस और एक मिसाइल सिस्टम शामिल था। रिपोर्ट में लिखा कि 2 साल बाद इजराइल के प्रधानमंत्री भी भारत आए। उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
इस मुलाकात के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के टकराव के एक मुद्दे पर इजराइल के समर्थन में वोट किया। आपको बता दें कि पेगासस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल को टेप करता है। आपका मोबाइल बंद है, उससे सारा डाटा चुरा लिया जाता है। जब यह खबर सामने आई थी तो देश में बवाल मच गया था। अब एक बार फिर इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र का दुरुपयोग किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया और सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। यह देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। इसके अलावा और भी कई कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट के साथ आज 73वें गणतंत्र दिवस का समापन समारोह शुरू हो चुका है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस समारोह को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। दिल्ली के विजय चौक पर चल रहे बीटिंग रिट्रीट में इस साल ड्रोन खास आकर्षण का केंद्र रहा। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में पहली बार लता मंगेशकर का गाया और तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पसंदीदा गाना या मेरे वतन के लोगों भी बजाया गया। इसे 1963 में कवि प्रदीप की ओर से लिखा गया था। वहीं आज अमृतसर में सबसे हॉट सीट माने जाने वाली अमृतसर ईस्ट विधानसभा हलके से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है और एक दिन पहले उनकी एनआरआई बहन सुमन तुर्क की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब देने के बदले में उन्होंने ये कहा कि राजनीति के लिए ये लोग मेरी मां को कब्र से निकाल लाए हैं। उन्होंने कहा थू है, नवजोत सिंह सिद्धू कभी भी इतना नहीं गिरा और ना ही सिद्धू अपनी मां को इस कीचड़ में गिराएगा। कीचड़ को धोने की अपेक्षा से नवजोत सिंह सिद्धू कीचड़ से बहुत दूर रहा है और यह भी कीचड़ ही है। अब सुमन के आरोपों का प्रतिद्वंदियों को जवाब देने के लिए 40 साल पहले गुजर चुकी मां को दोबारा इसे इस घटिया राजनीति में नहीं ला सकते। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਏ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਥੂ ਹੈ, ਥੂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਚੜ 'ਚ ਸਿੱਟੂਗਾ। ਕਿਚੜ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਅਪੇक्षा ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਚੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਚੜ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੰਬ ਪਾਟਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ, ਕਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ, ਇਹ दुखी आदमी ललकरे मारता शहर च। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की एनआरआई बहन ने सुमन तूर ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि सिद्धू ने पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद मां निर्मल भगवंत और बड़ी बहन को घर से निकाल दिया। फिर मीडिया में बयान देकर झूठ बोला कि उसके माता पिता न्यायिक तौर पर अलग हुए। सिद्धू उस समय अपनी उम्र 2 साल बता रहे हैं, लेकिन यह सब झूठ है। सुमन ने यह भी कहा था कि उनकी मां ने अपनी छवि बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर काटे और अंत में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लावारिस की तरह उनकी मौत हुई। सुमन ने कहा था कि सिद्धू ने यह सब प्रॉपर्टी के लिए किया। उन्होंने यह भी कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू क्रूर व्यक्ति हैं, तभी उसी के बाद से राजनीति गरमा गई थी। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने शुक्रवार को यह कह दिया था कि वह किसी सुमन तूर को नहीं जानती हैं। मैं उन्होंने नहीं जानती। उन्होंने कोई फादर दी पहली मैरिज सीगी किसी लेडी नाल, उनके 2 डॉटर्स हुई सीगियां, सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती।
आपको ये बता दें कि आज नवजोत सिंह सिद्धू पूरे 11:15 बजे डीसी कार्यालय में अपना नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंच गए थे। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने यह नामांकन अभिजीत मुहूर्त के दौरान भरा है। शनिवार अभिजीत मुहूर्त 11 बजे से शुरू हो गया था, जो 12:28 तक रहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया, सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी खासे हमले बोले। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਅੱਜ ਬੋਨੀ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਬੋਨੀ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਔਰ ਚੋਰ ਚੋਰ ਮੌਸੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਚੋਰ ਰਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚੋਰ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ, ਰੇਤਾ ਚੋਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂ, ਸਾਨੂੰ ਢਾ ਦੂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ 75-25 ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀਆਂ 4 ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡ ਪਟਿਆਲਾ ਓਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਲੜੋ, ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ 4 ਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਘਰੇ ਬਹਾਤੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ 3 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਾਤੇ। ਇਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਗੰਢੇਰੀ, ਮਿੱਠੀ ਗੁੜ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਰਾਲਾ, ਭਾਈ ਤੋਂ ਭਤੀਜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਲੇ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ? ਇਹ ਗੰਦ ਬੋਲਦਾ, ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹ 17 ਸਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਓਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਵਾਇਆ 10, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਤੇ 10, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਤੇ 10, ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 10, ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਹੋਏ ਚੋਰਾ, 10 ਹੋਏ ਤਸਕਰਾ, 10 ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੋਰ ਸਾਥੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਡਰ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ? ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਬਦਲੂਗਾ।